आज हम टेस्ट सीरीज का 6th वीडियो अर्थात 6ठी प्रश्नावली का टेस्ट लेकर आए। आप ये चीज आंकलन करके चलो कि हम 6th प्रश्नावली का टेस्ट ले रहे हैं तो हम कितने आपके प्रति पाबंद हैं, कितने अनुशासन से मैं कार्य कर रहा हूं। अब आपको ये तय करना है कि आप कितने अनुशासन से अध्ययन कर रहे हो, वरना देखो ऐसा है, फरवरी चल रहा है और लास्ट स्टेज में है और मार्च मिड में आपके एग्जाम हो जाएंगे। इसका मतलब आप इसको प्रारंभिक दौर में मानो, आप एग्जाम के जस्ट पास में हो। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम आपसे हवा की झोंके की तरह आपसे पास होकर ही आपको छूकर चला जाए और आप इसी चीज़ को रियलाइज करते रहो कि हम जब 12वीं में आएंगे तब अच्छे नंबर लाएंगे, गणित को छोड़ देंगे, आर्ट्स लेंगे या वो सब्जेक्ट लेंगे, आपके दिमाग में ख्यालात होंगे। लेकिन मेरा आपसे एक ही कहना है कि डरना मना है, और जो डर कर भागता है वो व्यक्तित्व की निशानी नहीं होती। आज आप मैथ से डरोगे तो कल हिस्ट्री से भी डरोगे, कल पॉलिटिकल से डरोगे, कल ज्योग्राफी से डरोगे। क्यों? सब्जेक्ट कोई इजी नहीं है, हर सब्जेक्ट समय मांगता है और समर्पण भाव से आपको उनको समय देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर समर्पित भावना नहीं है शिक्षा के प्रति तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट लो, आप अपनी गुणवत्ता में सुधार नहीं कर सकते, आप अपने एजुकेशन के जो मेमोरेंडम है उसमें उन्नति नहीं कर सकते। तो मेरा आपको फिर एक बार निवेदन है कि अपने आप को वापस शिक्षा के इस दौर में लेकर आओ जिस दौर में आप अध्ययन की उस पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहते हो। और अब चंद दिन बचे, ये 6ठा वीडियो 15 प्रश्नावली, 9 दिनों में 9 टेस्ट हो जाएंगे, आप देखते रह जाओगे। तो मैं ये जो टेस्ट पेपर दे रहा हूं आपको, आप उनको करो, कुछ तो प्रयास करो। मैं जब जांचने के लिए तैयार बैठा हूं तो निश्चित रूप से आपसे भी मैं ये उम्मीद करता हूं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो हम इसके एक एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आज हम त्रिभुज की समरूपता से जुड़ा हुआ करेंगे। पहले मैंने वीडियो दिया है, ये प्रश्नावली कई बच्चों के लिए सिरदर्द बनकर रहती है, पढ़ते नहीं कि 2 नंबर का सवाल आए छोड़ो ना। देखो, पढ़ने वाले बच्चे के लिए आधा नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और नहीं पढ़ने वाले बच्चे के लिए 20 नंबर की भी कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो, सबसे पहले ये सवाल, इसमें मैंने बहुत कुछ आपको चीज दे रखी और मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं। क्यों? अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने थ्योरम का भी यूज आता है, प्रमेय का भी उपयोग आए, तो वो क्वेश्चन यही बनता है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं लेकिन 2 नंबर की रेफरेंस से ये बनता है अच्छा क्वेश्चन। बाकी देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे, ये प्रश्नावली बहुत थोड़ी विस्तृत भी है। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई रेखा है वो त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करती है, भुजा BC के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना। देखो, ये लाइन कह रहा है कि ये त्रिभुज A है, BC है। अब ये बता रहा है कि AB और इसको ये विभाजित कर रहा है बिंदु D और E, और भुजा DE और BC क्या है? समांतर। जब 2 रेखाएं समांतर होती है तो उनके अंदर बहुत सारी वैल्यूएशन पैदा हो जाती है। एक तो उनके एकांतर कोण बनने लग जाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बन जाते हैं, बाह्य कोण बन जाते हैं, बहुत सारे एंगल बनते हैं जिससे उस कार्य करने में सरलता आती। लेकिन ये क्वेश्चन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक इसकी रिलेटेड प्रमेय 6.1 नहीं आती। अगर 6.1 नहीं पढ़ी तो ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए व्यर्थ है, पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। तो मैंने आपके लिए प्रमेय 6.1 लेके आया हूं, आपको इसको पढ़ना है, याद भी करना है। ये कह रहा है कि कोई भी त्रिभुज होती है उसकी एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। ये कहता है त्रिभुज है, उस त्रिभुज की कोई सी भी भुजा ले लो, आप AB ले लो, BC ले लो, AC ले लो, उसके समांतर अगर कोई भी रेखा खींचते हो और वो जिस रेखा के पैरेलल है उसके समांतर है, अर्थात ये रेखा इस भुजा के आप समांतर ये रेखा खींचते हो और ये भुजा के समांतर आप इधर रेखा खींचते हो जैसे भी, और इस भुजा के समांतर ये आ गई और इसके समांतर ये है, और ऐसे आप अगर कोई समांतर रेखा है जैसे ये है तो इसके समांतर आप ऐसे खींचते हो, अर्थात इनके समांतर कोई रेखा खींचते हो और वो कहते हैं कि समांतर है, तो ये भुजाओं को बराबर 2 टुकड़ों में विभाजित करेगा। कैसे करेगा? और ये हमारे लिए इतना ब्रह्मास्त्र है कि ये आ गया AD और DB और AE बटा EC, ये बराबर अनुपात में विभाजित होती है। और ये हमें याद रखना, ये इतना काम आएगा। मैं तो कहता हूं इस प्रमेय 6.1 से 12 आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहला चांस, सबसे प्रायोरिटी वो किताब वाला यहीं से लेगा। अगर उसको लगता है कि ये पिछले साल आया हुआ है, ये बच्चों के लिए नॉर्मल वे बन चुका है, बार बार इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेगा।
तो हमें एक ही चीज ध्यान, परिमेय 6.1 की एक भी चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमें कोई त्रिभुज देवे उसका नाम ए, बी और सी हो और एक रेखा जो डी और ई दो जगह काटे और उसके समांतर है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना ये ए डी बटा हुआ ये हो जाएगा डी बी और ये हो जाएगा ए ई बटा हुआ ई सी। बस ये 4 बिंदु आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में बहुत सारी कंडीशन से ये सवाल बनता है। पहला क्वेश्चन आपके ऐसा भी बन सकता है, इसका मान दे देवे, इसका मान दे देवे, इसका मान दे देवे और ये मान पूछ ले। 4 बिंदु रेखाएं बनती है, 4 पॉइंट बनते हैं। उन 4 पॉइंट्स में से आपको 3 पॉइंट देकर चौथे पॉइंट की वैल्यू निकाल सकता है। अब इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है और ये आर्टिकल भी आपको याद रखना, ये पर भी कई जगह काम आता है। अब किताब वाला क्या कह रहा है आपको, वो आपको सुनना है। क्या कह रहा है वो अपन थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको। अब जैसे आपकी परिमेय तो ये कहती है कि एक त्रिभुज होता है, उसके समांतर अगर कोई रेखा होती है और जो उसको 2 टुकड़ों में बांटती है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये बात राइट है। क्यों है कि परिमेय जो 6.1 हमने पढ़ी है इसमें ये लिखा हो। आप कभी किताब में परिमेय 6.1 मत लिखना। अगर आप 6.1 लिखते हो इसका मतलब उस एग्जामिनर को लगता है इसने कहीं कहीं से टिपा है। आप ये लाइन लिखोगे या ये चीज उतार दोगे। भाई अगर कोई त्रिभुज की कोई भी भुजा उसके समांतर अगर कोई रेखा होती है तो उस समांतर रेखा के आधार पर ये हमें प्राप्त होता है। अब ये कह रहा है कि वही समांतर है, सेम वही परिमेय है, आपको कुछ भी नहीं लिखना, ये लिख बीसी के समांतर है तो ये प्राप्त होता है। ये लिखकर परिमेय 6.1 यही है। लेकिन ये कह रहा है कि मैं इसको ये सिद्ध करना चाहता हूं। ये तो आपके परिमेय है लेकिन आपको सिद्ध करना है ए डी बटा हुआ ए बी और ए ई बटा हुआ ई सी। इसमें कुछ भी जगह चेंज नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज है। और वो चेंज क्या है आपको ये देखना है, ए ई बटा ए सी। देखो मैंने सही लिखा नहीं, ये देखो ये इतना ही कर रहा है। नीचे वाले जो डी बी है और ई सी है उसकी जगह एक तो ए डी लिख रहा है एक ए सी। क्या कह रहा है कि जो आप छोटे छोटे टुकड़े में ले रहे हो क्या उसको मैं पूरा ले सकता हूं क्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो जब हमें सिद्ध करना है तो हम इसको आगे बढ़ने से पहले कार्य करना है। ये जो है इसका आप यहां पक्षांतरण कर सकते हो, वज्र गुणन की सहायता से कर सकते हो। इनका आप ऊपर नीचे कर सकते हो। क्यों कि हमें नीचे प्राप्त करना है ए बी। क्या प्राप्त करना है ए बी। और अपन डायरेक्ट तो ए बी लिख नहीं सकते, अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो वो ऊपर जुड़ेगा। तो क्यों नहीं इस नीचे वाली जो डीबी है इसको ऊपर भेज कर वहां ए बी बनाया जाए। तो देखो आपको ध्यान रखना है, तो मैं लिख देता हूं डीबी बटा हुआ ए बी ए डी बराबर ई सी बटा हुआ ए ई और दोनों तरफ आपको एक जोड़ना है। इसका एलसीएम ए डी लेना है, इसका एलसीएम ए ई लेना है। यहाँ लिखना है डी बी प्लस ए डी, यहाँ लिखना है ई सी प्लस ए ई। आप मुझे बताओ, ये कह रहा है डी बी प्लस ए बी, ये डी बी और ये बी, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा ए बी। ठीक है कि नहीं है। और ए बी बटा हुआ क्या आ गया ए डी। इसी प्रकार आपको ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा ई सी बटा हुआ ए ई। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, ये ए बी नीचे रखना है, इसमें ए सी नीचे रखना है। तो बाकी वो जैसे हमने इनको पक्षांतरण किया वापस आप इसका पक्षांतरण कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए डी बटा हुआ ए बी और ए ई बटा हुआ ए सी। आया कि नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2 नंबर का सवाल बनता है, लेकिन बच्चों के लिए स्टार्टिंग करना ही सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आप इसको इस प्रकार स्टार्टिंग करके इस क्वेश्चन को करना है, समझना है। 100% ये मोस्ट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो उन्हीं परिमेयों के आधार पर यह सवाल हो रहा है। मैंने कहा पहले तो आपके परिमेय का यूटिलाइज आएगा। अगर परिमेय का उपयोग नहीं आता है, सीधी वो परिमेय नहीं पूछता तो ये चीजें पूछेगा। तो ये क्या कह रहा है, डीई बीसी समांतर है, इसमें भी कह रहा है डी और बीसी समांतर है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई त्रिभुज हमें दिया होता है और उसके कोई समांतर चीजें आती है तो आप यहां लिख सकते हो समरूपता से। ठीक है, आप लिख सकते हो ए डी बटावा डी बी, ए ई बटावा
EC। आप मुझे बताओ इसमें AD का मान कितना है 1.5, DB का मान कितना है 3, AE का मान कितना है 1 और EC का मान आपको ज्ञात करना, इसको मान लिया आपने x। जब आप इसको सरल करोगे वज्र गुणन विधि के माध्यम से तो हम सरल करेंगे तो क्या पाएंगे, तो ये पाएंगे x बराबर इस 3 को आप यहाँ भेज दोगे और इस 1.5 को आप यहाँ भेज दोगे तो नीचे आ जाएगा और इसको सरल करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा। बोलो इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि नहीं, परिमेय का यूज आया कि नहीं, जो भी हमने पढ़ा समरूपता का ये परिमेय है और इसी के माध्यम से ये सवाल होता है। इसी प्रकार आप फिर अगला सवाल देखो, इसमें भी आपको AD का मान ज्ञात करना है, समांतर है तो आप यहाँ लिख दो AD बटावा DB बराबर AE बटावा EC। यहाँ कुछ है नहीं, ये 7.2 है, यहाँ 1.8 है, यहाँ 5.4 है। आप इनको वज्र गुणा करोगे और वज्र गुणा करके x का मान आपको खुद को निकालना है, क्योंकि इसमें मैंने आपको, लेकिन ये सवाल एक तरीके से और आ सकता है। बोलो कैसे आ सकता है, वो आपको दे देवे AB का मान ज्ञात करो, तो हमें सूत्र तो वही लगाना है, क्या लगाना है AD बटावा AB AE बटावा EC सॉरी AC। ये सूत्र भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, इससे इसका मान ज्ञात करके फिर इन दोनों को जोड़ लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो थोड़ा सा आप समय दो, ये प्रश्नावली डिफिकल्ट नहीं है, अपने दिमाग पे इसको प्रभार मत दो, ज्यादा चार्ज मत होने दो इसको। अगर ये सवाल नहीं आता तो सबसे पहले सवाल यही बनता है आपकी बुक का कि आप पढ़ रहे हो समरूपता के बारे में, अच्छी बात है, पढ़ लिया भी होगा आपने। जब और परीक्षा देने जाओगे तो निश्चित रूप से आप अधिकतम स्थिति में पढ़कर अध्ययन करके ही जाओगे, बिना अध्ययन किए कोई नहीं जाता। तो हमें ये पता होना चाहिए कि समरूपता की जो आवश्यक शर्त है वो क्या है, और अपन ध्यान नहीं करें समरूपता को क्या होता है। और समरूपता की जो आवश्यक शर्त है उसका मुख्य बिंदु होता है उसका कोण, और कोण होने के कारण ही समरूपता में रूल होता है AAA का रूल। यह सर्वांग क्षमता में रूल नहीं होता, सिर्फ समरूपता में होता है तीनों एंगल्स का रोल। समरूपता में भुजा बराबर होना आवश्यक नहीं है, कोण बराबर होना आवश्यक है। अगर दो ट्रायंगल आपको दे रहे हैं तो दोनों के संगत कोण एकदम बराबर होने चाहिए, चाहे भुजाएं अनुपात या रेशियो में हो सकती है। ये लिखता है उनके जो भी संगत कोण है वो क्या होना चाहिए, बराबर, और उनकी जो संगत भुजाएं वो किस अनुपात में होनी चाहिए, एक ही अनुपात। तो हमें इस सवाल को जब भी करना है दो तरीके से करना है, या तो आप सबसे पहले देखो भुजाएं कौन से अनुपात में और कौन सी भुजा किस अनुपात में, उनको व्यवस्थित क्रम में आप सेट करो। और अगर आपको भुजाओं की वैल्यू देता है तो हमें तो पता अनुपात वही होना है, तो हमें पहले क्या करना है, उनके एंगल्स जो बराबर है उनको एक साइड में लेकर आ जाओ। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, ये आ गया ABC, ये आ गया DEF। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, ये बताओगे कि जो त्रिभुज ABC है इसके समरूप त्रिभुज कौन सा है। तो ये कैसे पता करोगे, तो ये पता करने के लिए हमें ये पता करना है कि ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये कितना हो गया, ये 100 गए, ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है, और उसके बाद में ये 40 डिग्री है, और ये कितना आ गया, ऑटोमेटिक कितना आ गया, 80 60 आ गया। अब हमें पता करना है कि 40 के समरूप कौन सा है, ये 40, तो जहां B है उसके नीचे D लिखना है। 80 के समरूप कौन सा है, ये A, तो जहां C है वहां E लिखना है। और 60 के समरूप क्या है, DEF, तो ये। तो हमारा जो ABC का समरूप त्रिभुज कौन सा हुआ, FDE। आप DEF मत लिख देना, गलत हो जाएगा सवाल। तो हमें त्रिभुजों की समरूपता निकालने के लिए सबसे पहले एंगल का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारे पास मान लो एंगल नहीं, कोई सा भी दो एंगल दे और तीसरा एंगल पूछे, तो फिर हमारे को भुजाओं के अनुपात का रेशियो थोड़ा सा ध्यान रखकर अध्ययन करना। तो ये हमें लाइन याद करनी है, परीक्षा में सवाल आ सकता है और इसको बढ़िया पढ़कर हमें इस सवाल को करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? आगे वाला सवाल, ये सवाल ये भी बहुत अच्छा है। बात समरूपता की कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो समरूपता से जुड़े बेसिक चीजें पूछेगा आपको, और पूछना भी चाहिए, उसका दायित्व होता है। तो ये कह रहा है कि दोनों भुजाएं समांतर है, तो आपको सिद्ध करना है कि POQ और SOR ये दोनों समरूप है। अब समरूपता के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, समरूपता परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हमें एंगल को बराबर करना है।
एंगल्स जब बराबर हो जाते हैं तो भुजाओं का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता, तो वो अपने आप ही रेशियो में आ जाती है। या तो भुजाएं रेशियो में रहेगी या एंगल अपने आप ही उसके बाद में रेशियो में आ जाएगा। तो जब भी दो भुजाएं हमारे आता है कि वो समांतर है, क्या है, जब भुजाएं समांतर होती है तो हमारे लिए बहुत कंडीशन इजी हो जाती है, क्योंकि जब भुजाएं समांतर होती है तो उसमें बहुत सारे कोण का निर्माण हो जाता है। जैसे देखो, हमने पढ़ा होगा कि कहीं पर भी जेड आकृति बनती है वो कौन सा एंगल बनाती है, ये देखो जेड एक नहीं है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कोण P बराबर कोण S। क्यों बराबर है ये, तो यहां आगे लिख सकते हो आप, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है? इसी प्रकार फिर जेड बन रहा है और वो दूसरा जेड कहां बन रहा है, ये। तो मुझे बताओ कोण Q बराबर कोण क्या है, R। क्यों है? क्योंकि ये भी कौन सा कोण है, एकांत। अब ये दोनों कोण बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। और जब भी हमें समरूपता सिद्ध करनी पड़ती है तो हमें तो कोणों से ही तो मतलब है, तो यहां लिखोगे समरूपता के, क्या लिखोगे, समरूपता के ट्रिपल ए नियम या रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, सर्वांशम। कौन सर्वांशम है, POQ और SOR, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांशम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? और इन्हीं चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारा बेसिक कंसेप्ट कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। हम डर के मारे पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप इस प्रमेय को कभी भी क्वेश्चन वाइज नहीं कर सकते, सॉरी टॉपिक वाइज। इसको क्वेश्चन वाइज करो आप, आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे, कल ये क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करोगे तो आपकी प्रमेय में बहुत अच्छी हो जाएगी। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले भविष्य में ये बहुत अच्छी चीजें काम आती है, और वर्तमान के दौर में तो रेखागणित प्रमेय बहुत कम करती। अगला सवाल, जब भी ये सवाल होंगे मोस्टली समरूपता के प्रॉपर्टीज का यूज होने के बाद में होते हैं, क्योंकि हमारे समरूपता से भी जुड़े। लेकिन आपको जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन दिया है वो 1 यूनिट से नहीं दिया, 6.1 से नहीं दिया, 6.1 से भी दिया, 2 से भी दिया, 3 से भी दिया, 4 से भी दिया, 5 से भी दिया है। और यहां देने के बाद में मैंने एग्जाम्पल्स भी ली, कुछ थ्योरम्स भी ली। आपको सारा कंसेप्चुअल जो डाटा मैंने एकत्रित किया है, जो हमारे 2 नंबर के सवाल के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। अब आगे वाले सवाल देखो आप, और इन सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो देखो आप। ये कह रहा है लंबाई 6 मीटर, कितने मीटर, 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी एक मीनार की छाया, ये कह रहा है कि ये 6 मीटर की ऊर्ध्वाधर स्तंभ और इसकी छाया कितनी है, 4 मीटर। उसके बाद में ये चीज क्या कह रहा है, एक और है मीनार, तो मीनार तो मान के चलो ऊंची होगी, ये मीनार, और इसकी छाया कितनी है, 28 मीटर। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो समझ में आया होगा आपके, नहीं समझ में आया तो आप ध्यान देख लो। ये क्या कह रहा है, ये तो है 4 मीटर, ये 4 मीटर, एक नहीं है। आप इसको चाहो तो इसको, इन दोनों को ये मिला था। उसके बाद में ये कह रहा है इसका मान है 28 है, तो ये कितना आ गया, 24 आ गया। अब हमें इसका मान ज्ञात करना x का, और इसका मान ये दे रहा है 6 मीटर। अब आप इसको चाहो तो नाम दे सकते हो A, B, C, D और E। अब देखो, आपको सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखनी है, जब 2 मीनारें सीधी सीधी है तो निश्चित रूप से वो समांतर होती है, ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। और जब समांतर होती है तो सबसे पहले तो हमें तुलना करनी है मीनारों की। किसी को तुलना करनी है, मीनारों की। और मीनारों की तुलना करने के बाद में मीनारों की छाया की तुलना करनी है। तो जब छायाओं की तुलना करोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो हमारे सवाल बनता है AC बटावा DE, ये AC आ गया और ये DE आ गया समरूपता के नियम से। यहां लिखोगे समरूपता के, बाय रूल ऑफ सिमिलरिटी या समरूपता, और उसके बाद में आप लिख दोगे ये चीजें AC बटा DE, और उसके बाद में लिखोगे AB बटावा DB।
बात समझ में आएगी नहीं आई? ये पूरी ए बी आ जाएगी और ये डी बी आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ ए सी का मान कितना है, एक्स, ये ज्ञात करना है, और इसका मान कितना है 6, और ए बी का मान कितना है 28, और डी बी का मान कितना है 4। और हम जब इस एक्स का मान ज्ञात करना है तो यहाँ तो 28 लिख दोगे, यहाँ 6 लिख दोगे, यहाँ कितना लिख दोगे 4। 2 का पावर जाता है 3 बार, 2 का पावर जाता है इसमें 14 बार। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 14 को आप 3 से गुणा करोगे, 14 28 42, तो एक्स का मान कितना आएगा, जो भी 42 मीटर मीनार की ऊंचाई। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? कठिन नहीं है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, डायग्राम भी नहीं बना पाते। डायग्राम जब बनाते हो तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है कि सबसे पहले तो मीनार की तुलना करनी है, फिर मीनार की हाइट की तुलना करनी है, और हाइट की तुलना करोगे तो अपने आप ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब मीनार की तुलना हमने इसकी तुलना करके तो की नहीं, जो आप आधी अधूरी हाइट के करोगे, और इसके लिए समरूपता का हमने वो रूल निकाला था, उसी के अनुसार हम इसको दो त्रिभुजों की तुलना करते हैं। एक त्रिभुज हमने ये ले लिया और एक त्रिभुज ये पूरा ले लिया, इसलिए इसकी भुजा ये ली और ये ली, इसकी भुजा ये ली और ये ली। समझ में आया कि नहीं आया? हमें ये करना है, महत्वपूर्ण मान के करना है। और ऐसा हमारे आपके एग्जाम्पल भी एक वो मीटर प्रति सेकंड की बात इसलिए कर रहा है ताकि आप दूरी ज्ञात कर सकते हो, वो उतना ही अंतर है और कोई भी अंतर आपके नहीं मिलेगा। आगे देखिए, ये भी अच्छा सवाल है और इस क्वेश्चन को हमें सवाल आना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम दो त्रिभुजों की तुलना करते हैं और उनके एरिया की जब बात होती है तो उनके क्षेत्रफल होता है, वो उनकी उस त्रिभुज के जिसकी तुलना कर रहे हैं उनकी कोई भी दो भुजा होगी, उनके अनुपात का आप स्क्वायर करो, वो दोनों बराबर आएगा। तो देखो, ये बी की बात कर रहा है, बीसी की भी बात कर रहा है और सी ए की भी बात कर रहा है। अब देखो फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो त्रिभुज है हमारे पास, ये त्रिभुज ले लो भाई, ये बी सी ले लो और उसके बाद में इसको ले लो डी ई एफ, और ये लेने के बाद में आप चीज पाओगे कि इसमें ई एफ की वैल्यू दे रहा है, किसकी दे रहा है, और ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी। तो हमें त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ और एरिया ऑफ डी ई एफ, और उसके बाद में आपको क्या करना है, ई एफ का सॉरी ए बी सी है तो बी सी का स्क्वायर और बटावा ई एफ, इन दोनों का स्क्वायर हमें करना। तो ये कह रहा है कि इनका तो है 64 और इनका कितना है 121, और ये हो जाएगा बी सी का मान हमें ज्ञात करना है, ई एफ का मान आ गया 15.4। अभी इसका स्क्वायर है, और आप जब कक्षा 10 में पढ़ते हो तो इतनी चीज तो जरूर मानते हो कि जब हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर को हम हटाते हैं तो इधर वर्गमूल चला जाता है, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे और यहां लिख दोगे बी सी बटावा 15.4, और ये लिखने के बाद में आप जाओगे 64 का कितना होता है 8 और 121 का कितना होता है 11, और ये आ गया बी सी बटावा 15.4। और हम जब इसको सरल करेंगे तो 15.4 को आप गुणा करोगे 8 से, नीचे लिखोगे 11 बराबर बी सी, और इस प्रकार आप इनको सरल करके बी सी का मान ज्ञात कर सकते हो। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कई प्री बोर्ड में कई जगह एग्जाम्स हुए जहां एक तो समरूपता का सिद्ध करने के लिए भुजा का मान पूछता है, और उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है वो एरिया से रिलेटेड पूछता है। ज्यादातर ये दो सवाल आ रहे हैं, इसके अलावा कोई सवाल बनता था हमारे टेस्ट के दायरे से बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि हमने बड़े चुनिंदा क्वेश्चन किए हैं। एक्सपर्ट कमेटी की तरह हम भी हमारे मित्र के साथ, दो जनों के साथ जो ज्ञानवान हो, इस चीज को भली भांति समझता है, उसके बैठ कर उसके साथ ये चर्चा करने का हम प्रयास करते हैं, तभी एक अच्छा पेपर बनता, अन्यथा कभी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? और उसके बाद में जो अगले सवाल है, ये वो समरूपता से जुड़े हुए हैं, दोनों सवाल आपको करने हैं, दोनों ही अच्छे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि कौन सा सवाल। देखो ये मध्य बिंदु की बात करेगा तो इस क्षेत्रफल के अनुपात की बात करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, भले ही यहाँ 1 नंबर में दे दिया, बाकी 2 नंबर लाइक सवाल है, और ये ऐसा सवाल भी मैंने आपको करवा दिया। ये जो सवाल होगा वो आपको ध्यान रखना, ये एबीसी उसी के अंदर डीबीडी है, उसी को ये बांट रहा है, और उसके बाद में बोल रहा है संभव त्रिभुज, तो उस त्रिभुज की सारी भुजाएं ये बराबर है। तो आप क्या पाओगे कि जैसे ये मान लो ये एबीसी त्रिभुज है, अब ये कह रहा है कि जो भुजा डी है ये इसका मध्य बिंदु है, और उसके बाद में त्रिभुज बन रहा है वो ये बन रहा है बी डी। जब मुझे बताओ ये मध्य बिंदु है तो आप बीसी के बराबर क्या लिखोगे, आप बीसी के बराबर लिखोगे 2 बी डी।
क्यों कि ये आधा है और जब इसको 2 से गुणा करोगे तभी तो इस BC के बराबर आएगा ही, वरना तो नहीं आएगा। और जब ये कह रहे हैं कि सभी से ये बराबर है और ये क्षेत्रफल के अनुपात की बात कर रहा है, तो आप जानते हो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाओं बराबर है तो सभी के ये बराबर है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे BC की बात कर रहा है, ठीक है कि नहीं, 2 त्रिभुजों की ये बात कर रहा है, तो आप लिख दोगे एरिया ABC और एरिया ऑफ BDE। ये ज्ञात करना है तो हम सामान्यतः जब ये लिखेंगे तो इसकी तो भुजा लिखेंगे BC और इसकी भुजा लिखेंगे BD, और आपको पता है इस BC के बराबर ये होता है, तो यहाँ लिख दोगे 2BD का बटा हुआ BD और उसका स्क्वायर, BD से BD कट गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और उत्तर आएगा 4:1, ये C। तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर करना है, इजी गोइंग नहीं करना है, थोड़ा सा समझ कर करना है, और जल्दबाजी में हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हालांकि कठिन नहीं। ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण C है वो समकोण है, तो हमें ये सिद्ध करना है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये समकोण त्रिभुज C समकोण है, तो आप इसको C को समकोण मान लो, तो ये A हो गया और ये क्या हो गया B। अब हमें ये सिद्ध करना है, लेकिन ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 2 भुजाएं बराबर होगी, और आपको पाइथागोरस प्रमेय आती होगी, यहां लिखोगे बाई पाइथागोरस, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हमें हमारी किताब वाला कह रहा है त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु, तो BC के बराबर क्या है AC, सॉरी BC के बराबर क्या है AC, यहां रख दो, तो यहां पाओगे AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और इन दोनों AC को स्क्वायर को आप जोड़ोगे तो 2AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। इस प्रकार ये सवाल, कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है, सरल पैटर्न से होने वाला सवाल है। कमी क्या है, हमें इसको रियलिटी से या सही तरीके से देकर करने वाला। और आखिरी सवाल और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैं इस सवाल का आपका वेट कर रहा हूं और ये करवाने का प्रयास में कर रहा हूं। ये क्या कह रहा है, 2 खंबे, क्या है खंबे, तो ये लो भाई ये खंबा, ये दूसरा खंबा, इन दोनों के बीच की दूरियां हैं, तो दूरी ये और ऊपर बराबर होगी। अब हमें इस सवाल को कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये कह रहा है एक ही, तो ये है 6 मीटर, ये पूरा कितना है 11 मीटर। आप समझते हो ये इतना कितना है, ये भी 6, तो ये कितना मीटर आ जाएगा 5 मीटर। ये कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इसकी भी कितनी दूरी मीटर है 12 मीटर। हमें ज्ञात करना ये ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ये सिरे है ना, इन सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो गणितीय भाषा में इसे कहते हैं कर्ण, और इसका होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, और ये हो गया 144, और ये हो गया 25, और ये हो गया गुणसूत्र, और उसका जब आप कर्ण ज्ञात करोगे तो अंडर ज्ञात करोगे तो इसका आ जाएगा 13। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, पढ़ने का आनंद आया कि नहीं है। भले आपको मैंने समय खराब किया, लेकिन इस प्रश्नावली का 1 by 1 और एक एक क्वेश्चन को मैंने सरल कराने का प्रयास किया है, ताकि आपके कभी और किसी समय कोई भी समस्या पैदा नहीं हो। आप हमसे जुड़े, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बने रहिए। थैंक यू।